हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वैल्यूबल सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं और हरियाणा जीके का सामान्य ज्ञान ये वाली बुक है, इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। ये बुक अपनी ही किताब है बच्चा, और इस किताब पे फ़िलहाल के लिए 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे इस किताब को ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर के साथ साथ आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना वो प्रतिज्ञा बैच का लिंक भी मिलेगा। ये आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके सीधा ही इस बैच को ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको आप लोग NHA कहते हैं, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर साइन करने के बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश। वैसे टोटल भारत में 28 ही राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सब मिला के टोटल हो जाते हैं आपके 36 हो जाते हैं। तो ऐसे करके 34वां राज्य बन गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर क्या था? उड़ीसा था। पहले तो आप ये कहेंगे कि सर दो बाकी कौन से बच गए, तो एक बाकी बच गया है वेस्ट बंगाल और दूसरा बाकी बच गया है कौन सा? दिल्ली और वेस्ट बंगाल दो ऐसे हैं जिनके अंदर अभी वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना है वो लागू नहीं है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है ये दिल्ली के अंदर और के साथ साथ वेस्ट बंगाल में लागू नहीं है। एक बात बताएं सर, आयुष्मान भारत योजना जो है ना भारत में कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 23 तारीख को, 23 सितंबर 2018 को ये लागू हुई थी। इसमें क्या होता है सर? इसमें 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज है वो फ्री मिलता है पर परिवार पर पर्सन। एक परिवार में अगर 2 लोग हैं तो दोनों का ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। हरियाणा में इसको चिरायु योजना के नाम से जाना करते हैं। मतलब वही है, नाम ही थोड़ा बहुत चेंज है, मतलब चिरायु आयुष्मान योजना कहते हैं हरियाणा में इसे। अब बात ये कि उड़ीसा के अंदर क्या मसला है सर? ये देखो, उड़ीसा में ना पहले योजना तो चलती थी ये, लेकिन पहले योजना एक्चुअली सरकार अलग थी वहाँ पे। मतलब जुलाई 2024 से पहले या इस इलेक्शन से पहले जो है ना वहाँ पे सरकार थी नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक जो है ना वो यहाँ के काफ़ी लंबे टाइम तक CM रह चुके हैं, और उन्होंने ही जो है ना एक यहाँ पे योजना स्टार्ट कर रखी थी, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के नाम से चलती थी। इसमें क्या था, थी तो ये आयुष्मान भारत योजना की तरह ही, मतलब इसमें 5 लाख रुपए का इलाज मिलता था पुरुषों को। महिलाओं को भी 5 लाख रुपए का इलाज मिलता था, लेकिन अगर कोई महिला बीमार पड़ती थी तो उनको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का इलाज मिलता था सालाना, और पुरुषों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता था। तो ये योजना थी। अब सरकार बदल गई। सरकार कब बदली? सरकार बदली थी यहाँ पे जून जुलाई के अंदर बदल गई थी फाइनली। जुलाई 2024 के अंदर, मतलब रिजल्ट आ गए थे जून में, और जुलाई 2024 में यहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी थी और नए CM बने थे यहाँ पे। कौन नए CM अभी भी हैं? इनका नाम है मोहन चरण मांझी। और कौन सी सरकार आई है? ये BJP की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की। अब बात यह है कि BJP की सरकार ने आते ही नाम तो बदलना ही था। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना से तो हट गया नाम, और अब नाम हो गया है क्या यहाँ पे? गोपा बंधु। तो यहाँ पे नाम हुआ अब गोपा बंधु जन कल्याण योजना। जो गोपा बंधु जन कल्याण योजना है, जन आरोग्य योजना है जो है, ये नाम कर दिया। बाकी सब कुछ सेम है, 5 लाख और 10 लाख जो महिलाओं को मिलते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। आपके मन में सवाल आएगा, गोपा बंधु कौन थे? उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उड़ीसा के बहुत ही फेमस समाज सुधारक रह चुके हैं, एक कवि रह चुके हैं, लेखक रह चुके हैं, तो बहुत बड़ा नाम है आपका। तो इनके नाम पे योजना कर दी। अब थोड़े समय के बाद में, मतलब अभी ही क्या किया गया है, इस योजना को मर्ज कर दिया गया है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के साथ में। बाकी स्कीम तो सब कुछ सेम मिल रही है, लेकिन योजना को मर्ज कर दिया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, उस टाइम पे क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम पे डायरेक्ट कर देते तो 5-5 ही रहता, 10 वाला आंकड़ा हट जाता, और महिलाओं को 10 नहीं मिलेंगे तो फिर जनता बवाल करेगी। तो सेम बट डिफरेंट, ऐसे कुछ करने के लिए ये काम किया गया है। तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ पे सरकार अलग अलग है इसलिए लागू नहीं है यहाँ पे। अभी वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार है? TMC की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी। दिल्ली में अभी इलेक्शन होने ही वाले हैं 5 तारीख को, देखो क्या बनता है वहाँ पे। फिलहाल के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लाभ नहीं मिलता है, वहाँ पे और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इस योजना का लाभ अभी वहाँ पे नहीं मिल रहा है, दिल्ली में स्पेशली।
खैर, आज का जो पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में कितने रूट पर हेली टैक्सी चलेगी। ये हेली टैक्सी क्या होती है सर? हेलीकॉप्टर टैक्सी बोलते हैं इसको हम लोग। ये 2 रूट के लिए अभी तैयारी हो रही है। इसमें से एक रूट है गुरुग्राम चंडीगढ़ का, एक रूट है इसमें हिसार चंडीगढ़ का। 2 रूट के लिए तैयारी हो रही है ये। इन रूट की स्टडी रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी और इसके लिए घोषणा कौन कर रहे हैं? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उसके मंत्री है कौन? विपुल गोयल है। उन्होंने अभी रिसेंटली सचिवालय के अंदर अधिकारियों के साथ में बैठक भी की है। अच्छा, हरियाणा में फ्लाइंग स्कूल भी बनने वाले हैं 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फ्लाइंग स्कूल 3 डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल, एक है भिवानी और एक है नारनौल। ये याद रखना आप लोग। इन 3 में बनेंगे। इसके लिए बैठक हुई है अभी हाल ही में। हरियाणा में एक डिपार्टमेंट की राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम है। इसके सीईओ का नाम है रजत सैनी। और हरियाणा के नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट जो है ना, उस नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट के विशेष सलाहकार जो है ना, या विशेष सचिव जो है ना, उनका नाम है नरहरि सिंह बांगड़। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है इसी से रिलेटेड। अंबाला एयरपोर्ट का भी जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। एक तो एयरपोर्ट हरियाणा में हिसार का न्यूज़ में है और एक है अंबाला का न्यूज़ में है। हिसार का न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हिसार का एयरपोर्ट जो है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, वो अगस्त में स्टार्ट होगा। अगस्त 2025 के अंदर जो है ना, वो लगभग स्टार्ट होने की संभावना है। अंबाला का उससे भी पहले होने की संभावना है। अभी हालांकि तारीख तो बिल्कुल फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उसका उद्घाटन के बारे में चर्चा चल रही है और भारत के प्रधानमंत्री जी करेंगे। डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा। यहाँ से 2 उड़ानें भरी जाएगी, एक अयोध्या के लिए, एक लखनऊ के लिए। हिसार से 7 की चर्चा चल रही है। और इसके लिए अंबाला एयरपोर्ट के लिए CAA यानी कि जो सिविल एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने सहमति भी दे दी है और ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा। इसकी जानकारी हमें दी है हरियाणा के परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज जी के द्वारा। अच्छा, एक और न्यूज़ हरियाणा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हरियाणा का जो अभी कैबिनेट मंत्रालय है ना, उसमें 15% से ज़्यादा मंत्री है, मतलब टोटल 14 मंत्री है। और इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अभी याचिका चली गई है। हालांकि उस पर फाइनल मामला अभी सुनवाई हो नहीं पाई, समय के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन मंत्री 14 होने चाहिए, 14 से ज़्यादा है। सर, इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसा है, किसी भी राज्य के अंदर क्या हो, नॉर्मली मतलब एक नियम है संविधान का, वो ये है, कुल विधानसभा का 15% ही मंत्री जो है वो होना चाहिए। आप ऐसे 15% अगर निकालते हो ना, तो टोटल ये लगभग 13.5 बनता है। आप कहोगे सर 13.5 आदमी कैसे हो सकते हैं? आधा आदमी कहाँ से लेके आएंगे? होगा तो पूरा ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सर उसका धड़ अलग और सर अलग कर दे, इस तरीके तो नहीं हो सकता ना। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब 13 होना चाहिए। लेकिन अब इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने कर लिए 14। तो सर क्या हो गया? पॉइंट तो दे ही रखा था, पॉइंट आधा, और आधा होता नहीं है ना, तो ज़्यादा नहीं जाना। इस करके एक याचिका जो है ना वो दायर की गई है। इसमें आरोप लगा कि 13.5% मतलब 13.5% हो सकते हैं, मगर इस हरियाणा में 14 मंत्री 13.5 हो सकते थे, मतलब। और ये जो है ना आपके बेसिकली जो है ना आपके 14 मंत्री हैं, हो चुके हैं आपके। तो इन्होंने क्या किया है? बेसिकली इन्होंने इस संविधान का उल्लंघन किया है, ऐसा कह रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इसका उल्लंघन किया है, इसी करके जो है ना ये चर्चा चल रही है अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। तो अच्छा, अभी एक बात बताओ सर, ये मंत्री कौन कौन है? देखो, हरियाणा में गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है, पहली बात। इनके पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? एक तो होम डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री है। वैसे तो कई सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन आपको जो याद करना है, एक तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि इनके पास में वित्त मंत्रालय भी है। और वित्त मंत्री के चलते हुए हरियाणा में मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, ये हरियाणा में पहली बार जो है ना वो बजट भी पेश करने वाले होंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब इनके पास में हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट भी इनके पास में हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, CID डिपार्टमेंट है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, अर्बन स्टेट वाला, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन, भाषा और सांस्कृतिक डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसिंग फॉर ऑल, पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, कानून और विधायी डिपार्टमेंट। हालांकि अटैच्ड भी है एक मंत्री और के साथ में, आगे बताऊंगा वो। और बाकी और महकमे जो जिस मंत्री के पास में नहीं आए, वो हमेशा मुख्यमंत्री के पास में ही होते हैं। तो ज़्यादातर वित्त मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, गृह मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लानिंग कमीशन के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, और एक कानून मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थोड़े से ज़्यादा जनरल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इनको थोड़ा याद कर सकते हो आप।
अच्छा, हरियाणा के परिवहन मंत्री तो अभी बताया था मैंने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं अनिल विज जी। अनिल विज के पास में एक तो बिजली मंत्रालय, एक ट्रांसपोर्ट और एक लेबर, ये 3 डिपार्टमेंट है, याद रखना आप लोग। हरियाणा के नए पंचायत मंत्री कौन है? तो हरियाणा के पंचायत मंत्री का नाम क्या है? पंचायत मंत्री है कृष्ण पंवार। कृष्ण पंवार जो है ना, इनके पास में डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट और के साथ साथ माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है। हरियाणा में नए पर्यावरण मंत्री कौन है? एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं? ये संभाल रहे हैं राव नरबीर, ठीक है ना, राव नरबीर। देखो इनके पास में कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, पर्यावरण वन और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, विदेशी सहयोग डिपार्टमेंट, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इनके पास में डिपार्टमेंट है। हरियाणा के नए स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है वैसे? तो हरियाणा के नए स्कूल शिक्षा मंत्री है महिपाल सिंह। महिपाल सिंह कैबिनेट मंत्री है। स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, आर्काइव डिपार्टमेंट है और संसदीय कार्य है, पार्लियामेंट्री वर्क्स अफेयर डिपार्टमेंट है, वो भी है इनके पास में। सिविल एविएशन तो अभी मैंने बताया था आपको, इनका नाम विपुल गोयल साहब है। इनके पास में एक तो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके अलावा अर्बन और लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट भी है और के साथ साथ सिविल एविएशन भी है। जेल और चुनाव मंत्री, चुनाव वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है अरविंद कुमार। इनके पास में तो आपका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा जेल डिपार्टमेंट, चुनाव, हेरिटेज और टूरिज्म, ये इन्हीं के पास में। हेरिटेज वाला भी पूछा जा सकता है। टूरिस्ट मंत्री भी कई बार कई पेपरों में पूछा जा चुका है। हरियाणा के नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है ना, वो कौन है? मतलब कृषि मंत्री कौन है हरियाणा के? हरियाणा के कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा। ऑप्शन नंबर ए है इसका, ठीक रहेगा। श्याम सिंह राणा जी के पास में एक तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है और डेयरिंग डिपार्टमेंट है और मत्स्य पालन डिपार्टमेंट भी इन्हीं के ही पास में है। हरियाणा के नए लोक निर्माण मंत्री कौन बने हैं? लोक निर्माण, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो शहरों के अंदर सड़कें बनती है, और तो उस डिपार्टमेंट के मंत्री है रणबीर गंगवा, ठीक है ना, ये गलती से लगा हुआ है, इसका ठीक आंसर है रणबीर गंगवा। अच्छा, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, लोक निर्माण डिपार्टमेंट को, और जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास में है। आपने देखा होगा ना, शहर में जितनी भी सड़कें होती है ना, उनके ऊपर वो आपने मील के पत्थर पे देखा होगा, या तो ब्लू कलर होता है या फिर ब्लैक कलर होता है, वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें होती हैं वो सारी। अच्छा, गांव की सड़कें होती हैं, उनका मील के पत्थर का कलर कैसा होता है? वो कलर या तो रेड होगा या फिर ऑरेंज होगा। और अगर आप नेशनल हाईवे पे होते हो तो उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है, नेशनल हाईवे का येलो कलर। और अगर आप स्टेट हाईवे पे होते हो तो उसका कलर कैसा होता है? तो स्टेट हाईवे का कलर होता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर होता है, इसका येलो होता है, इसका रेड या ऑरेंज हो गया, ब्लू या ब्लैक हो गया, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास में, कृष्ण कुमार बेदी, इनके पास में इनका जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, इनके पास तो एक तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, SC BC, और इसके अलावा कल्याण और अंत्योदय डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है और वास्तुकला डिपार्टमेंट भी इन्हीं के ही पास में है। हरियाणा में नए महिला एवं बाल विकास मंत्री जो बने हैं, श्रुति चौधरी बनी है। इनके पास में सिंचाई और जल संसाधन डिपार्टमेंट भी है। स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के नई हेल्थ मिनिस्ट्री को किसने संभाला है? तो ये संभाला है आरती राव ने। आरती राव के पास में चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान और आयुष डिपार्टमेंट भी है। राजेश नागर को क्या मिला है? इनको मिला है खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट, उपभोक्ता वाला राज्य मंत्री है ये वैसे, और प्रिंटिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी मिला है इनको। और हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री है गौरव गौतम जो है ना, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता डिपार्टमेंट है, खेल मंत्रालय भी है और कानून और विधायी डिपार्टमेंट भी है इनके पास में, अटैच्ड है ये डिपार्टमेंट। और मैंने अभी कहा था ना, कानून मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ में अटैच है इनका ये। वैसे कहाँ कहाँ से विधायक हैं सभी लोग? नायब सिंह सैनी हरियाणा से लाडवा से विधायक है, अनिल विज है ये अम्बाला कैंट से विधायक है, अरविंद शर्मा है ये गोहाना से विधायक है, विपुल गोयल है ये फरीदाबाद से विधायक है, और श्याम सिंह राणा है ये रादौर से विधायक है, और रणबीर गंगवा है ये बरवाला से विधायक है, कृष्ण बेदी है ये नरवाना से विधायक है, श्रुति चौधरी ये तोशाम से विधायक है, आरती राव अटेली से विधायक हैं ये, राजेश नागर तिंगाव से हैं ये, गौरव गौतम ये पलवल से विधायक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 की रिपोर्ट में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है?
तो हरियाणा राज्य को इसमें मिला है 14 नंबर का स्थान मिला है। नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 की रिपोर्ट में हरियाणा को 14 नंबर स्थान मिला है, जो इसे 18 प्रमुख राज्यों में सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल किया है। रैंकिंग में 5 मापदंडों पे विचार किया है। एक तो व्यय की गुणवत्ता, खर्चा कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। एक आप लोगों के पास में जो राजस्व संग्रहण है, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर एक राजकोषीय विवेकशीलता, इसके अलावा ऋण सूचकांक और एक इसके अलावा ऋण स्थिरता, इन सभी पे गौर किया गया है। इन्हीं पे ही ये रैंक मिला है हरियाणा को। इसका दायरा एक्चुअली जीडीपी पे ही आता है। सांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व, राजकोषीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 18 प्रमुख राज्यों को कवर करता है ये। 2014 से 2015 से 2022-23 की अवधि के लिए राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करता है ये रिपोर्ट। इसमें हरियाणा का जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 26% से बढ़ के 20-21 में 33% हो गया, जो कि 22-23 में 31% पे आके रुक गया। 22-23 में ब्याज भुगतान में 9.4% की वृद्धि हुई, जिसमें ब्याज भुगतान से राजस्व प्राप्ति 23% रहा। ऋण सूचकांक की बात करें तो पैरामीटर पर हरियाणा 15वें नंबर पर है, जो केवल केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब से ही आगे है। राजस्व और राजकोषीय घाटा देखा जाए, ये कम होना चाहिए, जितना ज़्यादा रहे तो जीएसडीपी का 1.7% रहा है और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को पूर्ण करने में फेल रहा है ये। 2017-18 में से 21-22 तक राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से सार्वजनिक ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है, जिसमें बाजार, उधार और केंद्र सरकार से ऋण जो है ना वो शामिल है। हमारी जो क्वालिटी है खर्चा करने की, उसमें देखो इस मामले में हरियाणा 24.8 नंबर के साथ 16वें नंबर पे है, जो केवल पंजाब और केरल से आगे है। जीएसडीपी की तुलना में पूंजीगत व्यय वृद्धि में 2018-19 से गिरावट है, और जो कि 2022-23 में केवल 1.4% रह गई है, जो बजट के अनुमान से बहुत कम है। तो व्यय के हिस्से में पूंजीगत व्यय जो है ना 18-19 में 16.4% से घट के 22-23 में 9.7% हो गया है। हरियाणा जो है ना सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय बढ़ाया जाना है। इसके अलावा कर संग्रहण दक्षता में वृद्धि है। ऋण स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत राजकोषीय प्रबंधन ढांचा जो है ना वो स्थापित करना है। अल्पावधि और मध्यावधि राजकोषीय स्थिरता में सुधार के लिए राजस्व आधार को व्यापक बनाना है और व्यय को जो है ना वो युक्ति संगत बनाना है। तो ये हरियाणा के लिए अनुशंसाएं हैं। आप नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग एक्चुअली योजना आयोग की जगह पे आया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है, ये ध्यान रखना आप लोग। इससे पहले योजना आयोग था जो 1950 में बना था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसके अंदर कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी होती है ज़रूरत पड़ने के पर, और कुछ इसमें पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, जैसे कि अधिकतम 2 और कार्मिक महत्वपूर्ण संस्थानों से अधिकतम 4 मंत्री परिषद से और प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। इसके उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं, जिनका नाम है सुमन के बेरी, और उसके सीईओ का नाम है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके बहुत सारे रैंक आती है, जैसे कि SDG रैंक निकालता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अटल इनोवेशन मिशन है, अमृत पोर्टल है, सुशासन सूचकांक है, भारत नवाचार सूचकांक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, मैथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम। तो ये इसका टारगेट है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करना, गांव के लेवल पे आर्थिक रणनीति पे काम करना, राष्ट्रीय सुरक्षा में काम हेल्प करना, सुभेद वर्गों पर विशेष ध्यान देना। थिंक टैंक भी यही कहलाता है हमारे भारत का। और स्टेट ऑफ द आर्ट जो रिसोर्सेज सेंटर है वो बनाए रखना। मतलब पहले क्या होता था, पहले ना टॉप टू बॉटम काम होता था। अब भारत के अंदर जो है ना बॉटम टू टॉप काम होने लग गया है। मतलब नीचे से ऊपर का प्रिंसिपल है, बॉटम टू टॉप। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल कर दिए, पहले मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे। योजना और नीति में फ़र्क यही है, ये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ये गैर संवैधानिक निकाय के रूप में काम करता था। इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य जो ना शामिल हैं। इसमें सीमित विशेषज्ञता ही थी। प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त सचिव को CEO के रूप में जाना जाता है।
इसमें सचिव को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त करते थे। इस योजना में बॉटम जो है ना बॉटम टू टॉप मतलब टॉप टू बॉटम काम नहीं, हाँ इसमें बॉटम टू टॉप है और इसमें जो ना टॉप टू डाउन है। मतलब इसमें तो होता है योजना आयोग में टॉप टू बॉटम और इसमें बॉटम टू टॉप, ठीक है, बॉटम अप हो गया। मतलब इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है और इस पर नीतियां लागू करने का अधिकार होता था। 5-5 साल के प्लानिंग कमीशन बनते थे। इसमें निधि आवंटित करने के लिए अधिकार नहीं है जो वित्त मंत्री के पास में है, इसके पास खुद ही के पास होते थे ये। तो बहुत सारी पहल भी स्टार्ट की इन्होंने। राज्यों को विवेकाधीन निधि प्रदान करना, केवल एक सलाहकार निकाय है, निजी और सार्वजनिक निवेश में को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं है, संगठन का राजनीतिकरण और पॉजिटिव तरीके से जो है ना ये काम करता है, बदलाव लाने की कोशिश में रहता है ये, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही रख लेते हैं हम लोग। आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ होमवर्क का, और वो क्वेश्चन आपको जवाब में देना है। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नीति आयोग की SDG रैंक में हरियाणा का नंबर क्या है। SDG रैंक में हरियाणा का रैंक क्या है। SDG रैंक में नंबर भी कितने हरियाणा के ये बताओ। टॉप राज्य भी बता सकते हो, बॉटम राज्य कौन सा ये बता सकते हो, हरियाणा का रैंक क्या है बताओ। काफ़ी दिन पहले पढ़ाया था मैंने, बताना। अच्छा सवाल है। थैंक यू सो मच।